हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग यहां पर में करने वाले हैं। बीपीएससी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जिस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी आप लोगों से पूछता है, कई बार आपको कंफ्यूज करता है क्वेश्चंस के अंदर में मोर देन वन ऑफ दी नन ऑफ दी इस तरीके के भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं जहां पर में आपको अटेंशन रखने की जरूरत होती है। उस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग यहां पर में करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे यहां पर में जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए, एक बहुत ही सुंदर सा मोटिवेशनल कोड आप लोगों के लिए, स्टडी हार्ड नो मैटर इफ इट सीम्स इम्पॉसिबल। हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि सर टॉप 100 के अंदर में आ सकते हैं क्या, इम्पॉसिबल लगता है। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स यहां पर में कितना भी यहां पर आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो, कितना भी आपको समय लग रहा हो, कितना भी जो है आप लोगों को स्लीपलेस नाइट यहां पर में देनी पड़ रही हो, ठीक है, एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि सक्सेस से ज्यादा बेहतर कोई भी चीज आप लोगों की जो है ना, सक्सेस से ज्यादा बेहतर फीलिंग नहीं होती है। और इस फीलिंग के लिए आप लोगों को मेहनत करनी होती है, इस दिन के लिए मेहनत करनी होती है। एग्री करते हो आप लोग? उस दिन जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसके लिए मेहनत करनी है। चलिए, तो जितने लोग एग्री करते हैं हाथ ऊपर कर देंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया होगा आप लोगों ने, आई होप। जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। आज हमारा 6,500 बच्चों के लाइव का टारगेट है और जिन लोगों ने भी लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस सेशन को एनर्जी दे दी है। जैसे मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, हमारे यहाँ पर में 2000 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जल्दी जल्दी से करेंगे, आप लोगों को आंसर करना एकदम स्पीड में। चलिए बताइए, कमेंट में भी आंसर करते रहेंगे, पोल के अंदर में भी। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, 2000 से ज्यादा आप लोगों ने यहाँ पर में सेशन को जो है लाइक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने लाइक कर दिए वो लोग हाथ भी ऊपर करते रहेंगे यहाँ पर में, ताकि मैं देख सकूं कि कौन लॉयल बच्चे है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें हम लोग कितना है, तो आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर कर रहे हैं। देखिए 1.8% पूरे दुनिया का, ठीक है, या फिर 2.7%, 2.8%, 3.2% कितना है? तो यहाँ पर में ना तो 1.8 है, ठीक है, ना ही यहाँ पर में 2.7 है, ना ही 2.8 है, ना ही 3.2 है। तो यहाँ पर में नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है पूरे दुनिया का कितना 2.4% बनाता है। तो नन ऑफ द अबव ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, जहां पर में पिन टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर में पूरे दुनिया में, ठीक है, जो पूरे दुनिया का लैंड मास है उसका भारत कितना परसेंट जो है वो कैरी करता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, इसी वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी की ही ये फोटो मैंने आप लोगों के लिए लगाई भी है। एनसीईआरटी के अनुसार 2.4% है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, पूरे दुनिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रहेगा आप सभी को, ठीक है। बता दीजिए जल्दी से, एनसीईआरटी का 9th स्टैंडर्ड की जो ज्योग्राफी की पुस्तक है उसका पहला ही चैप्टर है जिसके अंदर 2.4% दिया हुआ है स्पेसिफिकली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। कमेंट के अंदर में जल्दी से लिख देंगे ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि पूरे भारत का, ठीक है, कितना परसेंट जो लैंड मास है वो बिहार के पास में है? ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आप लोगों का बन सकता है, प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने। पूरे भारत का कितना परसेंट लैंड मास बिहार के पास में है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अच्छा, दुनिया का कितनेवें नंबर का क्षेत्रफल है? ये भी आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर में बन सकता है, ठीक है। 2.4% है और दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारा भारत, 7th लार्जेस्ट, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? देखिए यहाँ पर में पूछा है सबसे लंबी झील। अच्छा, उसका लेंथ भी आप लोग बता सकते हो कितना है, ठीक है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते जा रहे हैं और कमेंट के अंदर में आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 6500 का टारगेट है, फिर नेक्स्ट आप लोग जो बोलोगे, ठीक है, वो वाला हम लोग यहाँ पर में सेशन लगाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे हर एक बच्चा, और पूरा सेशन लाइव देखना है। आज की आपकी मेहनत का जो महोत्सव हम लोग लगा रहे हैं उसके अंदर में आज की टेस्ट भी होंगे आपकी। भारत की सबसे लंबी झील जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, वेम्बनाड झील है। अब बताएंगे आप लोग की कौन से राज्य के अंदर में है वेम्बनाड झील, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। वेम्बनाड झील जो है फ्रेंड्स कौन से राज्य के अंदर में है? ये झील आप लोगों को मिलेंगी केरल के अंदर में, प्लीज याद रखिएगा आप लोग, वेम्बनाड झील मिलेंगी केरल के अंदर में, केरला में, ठीक है। अच्छा, कितनी इसकी लेंथ है ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो 96.5 किलोमीटर लंबी है। आप सोचिए 96.5 किलोमीटर, 96.5 किलोमीटर तो लंबाई है इसकी अकेली वेम्बनाड झील की। तो 96.5 किलोमीटर, 96.5 किलोमीटर इसकी अकेली लंबाई है। इतनी लंबी झील है ये केरल के अंदर में। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछूं मैं यहाँ पर में कि बाकी की झील कहाँ कहाँ पर में मौजूद है, पेंगोंग लेक कहाँ पर में मौजूद है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। मेरे साथ साथ में कमेंट के अंदर में आंसर करने के लिए तैयार हो आप लोग, ठीक है, लिखते जाना है आप लोगों ने, ठीक है। पेंगोंग लेक जो है लद्दाख के अंदर में है, लद्दाख में, ठीक है।
पुलिकट झील की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये दो राज्यों के अंदर में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के अंदर में इसका 98% है, ठीक है, और तमिलनाडु के अंदर में इसका 2% है हिस्सा। और अगर मैं बात करूं कोलेरू झील की, तो ये आप लोगों को आंध्र प्रदेश के अंदर में मिलेगा, आप लोगों को कोलेरू झील, ठीक है, कोलेरू झील। तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, चारों के चारों आपको बता दिया मैंने कि कौन सी झील कहां कहां पर में मौजूद है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है उसकी तरफ में आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है फ्रेंड्स, ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? स्पीड में आंसर करेंगे आप सभी के सभी बच्चे, जल्दी जल्दी से। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगहों के ऊपर में जल्दी से, ताकि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सके हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, ठीक है, नियाग्रा फॉल्स, ठीक है, बोयोमा फॉल्स, एंजल फॉल्स, कोने फॉल्स, नन ऑफ द अबव। तो अगर सबसे ऊंचा वाटरफॉल की बात करें, सबसे ऊंचा पूरे दुनिया का, एज पर एनसीईआरटी याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, नियाग्रा फॉल्स जो है ये सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है, या फिर आप लोगों का जो है बोयोमा फॉल्स है, या एंजल फॉल्स है, या कोने फॉल्स है, आप लोगों से पूछा गया है। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है फ्रेंड्स एंजल फॉल्स है। ये कौन से महाद्वीप के अंदर में है ये आप लोगों को बताना है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कॉन्टिनेंट के अंदर में, ये भी आप लोग बता सकते हो मुझे, ठीक है। अच्छा, नियाग्रा फॉल्स कहां पर में मौजूद है, कोने फॉल्स और बोयोमा फॉल्स कहां कहां पर में मौजूद है, ये बता सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों के एंजल फॉल्स की, तो एंजल फॉल्स आप लोगों का जो है फ्रेंड्स दुनिया का सबसे ऊंचा है, और ये साउथ अमेरिका के अंदर में मौजूद है, वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला के अंदर में मौजूद है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। वही अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से नियाग्रा फॉल्स की, तो नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा की बॉर्डर के ऊपर में मौजूद है, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर, नॉर्थ अमेरिका में नियाग्रा फॉल्स, ठीक है। और विक्टोरिया फॉल जो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंचा जो है वो वाटरफॉल है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर के ऊपर में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यहाँ पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, एंजल फॉल्स हो जाएगा। नियाग्रा फॉल्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, एंजल फॉल्स साउथ अमेरिका के अंदर में है, ठीक है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, जो याद रख ले, आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉल का मतलब क्या होता है, तो ये इस तरीके से ऊपर से जो पानी गिरता है ना, ठीक है, वो है फॉल, वाटरफॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। सर मैं आपको बहुत, ठीक है चलिए आ जाइए यहाँ पर में, वेयर इज गोबी डेजर्ट लोकेटेड, गोबी मरुस्थल कहां पर में स्थित है, ठीक है। तो गोबी मरुस्थल चाइना, अफ्रीका, साउथ ऑस्ट्रेलिया कहां पर में मौजूद है। तो देखिए फ्रेंड्स गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट जो है फ्रेंड्स ये ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, ठंडा रेगिस्तान, और ये चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, चाइना और मंगोलिया की बॉर्डर के ऊपर में। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर ए, चाइना प्लस मंगोलिया, लिख देता हूं यहाँ पर मैं, ठीक है, चाइना प्लस मंगोलिया के बॉर्डर के ऊपर में स्थित है ये। ओके, कौन से महाद्वीप में आएगा, चलिए ये बता दीजिए, गोबी डेजर्ट कौन से महाद्वीप के अंदर में, फास्ट, ठीक है, आप लोगों ने आंसर करना है एकदम स्पीड में, ठीक है। तो चाइना प्लस मंगोलिया एशिया के अंदर में मौजूद है, ये दोनों के दोनों देश तो एशिया में है, ये याद रख लेंगे आप सभी के सभी। तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर में चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर में यहाँ पर में गोबी मरुस्थल मिलेगा आपको, ये ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है, ठंडा, ठीक है, रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ठंडा रेगिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, ठीक है। आप लोगों को इनमें से बताना निम्न में से कौन सा लौह का अयस्क है, ठीक है, लोहे का अयस्क है जिसमें से लोहा निकलता है, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताइए जल्दी से। ठंडा रेगिस्तान में ठंडी पड़ती है तो ऑब्वियसली बात है, वो जो है ट्रॉपिकल जो एरिया है हमारा उससे ऊपर में है, ठीक है, जो टेम्परेट जोन है, तो वहां पर में ठंडी रहती है, इतना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, इस वजह से वहां पर में जो रेगिस्तान होता है वहां पानी की कमी है, ठीक है, इस वजह से वो रेगिस्तान है बट ठंडा है। और अगर पानी की कमी है और गर्म है तो गर्म रेगिस्तान है, बस इतना फर्क होता है, ठीक है। वैसे भी आजकल ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कहाँ कहाँ पर में गर्मी पड़ रही है बता सकते हैं आप लोग, आप लोगों की तरफ में क्या हो रहा है, गर्मी पड़ रही है ठंडी पड़ रही है, ये बता देंगे आप लोग, ठंडी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है अभी। चलिए देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं लौह का अयस्क कौन सा है, तो लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट जो है फ्रेंड्स, इसमें से लोहा मिलता है आप लोगों को, ठीक है, मैग्नेटाइट में से, ठीक है, मैग्नेटाइट, ओके, लिमोनाइट, ठीक है, ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है लोहे का अयस्क है, ठीक है। सिडेराइट जो है ये भी लोहे का अयस्क है, इसमें से लोहा निकलता है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एज पर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये टेबल आप लोग देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है आप लोगों का, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, ठीक है, मैं आयरन पायराइट की बात कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है, लिमोनाइट, ये क्या है आप लोगों के ऐसे जो है ओर्स है या अयस्क है जिसमें से लोहा निकलता है आपका, ठीक है। तो सिडेराइट में से लोहा निकलता है, ठीक है,
मैग्नेटाइट में से लोहा निकलता है, ठीक है, लिमोनाइट में से लोहा निकलता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इसमें से लोहा निकलता है। तो ये ही आपसे पूछा गया था। तो सिडेराइट, ठीक है, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये लोहे के अयस्क है, इसमें से लोहा निकलता है, इसी वजह से आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। कितने लोगों ने लगाया था या अब याद रखेंगे? एटलीस्ट ये तीनों के तीनों कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है सर, बिल्कुल सही बात है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और अगर इतनी भीषण गर्मी में भी उसका दिल नहीं पिघला ना, ठीक है, तो कोई मतलब का नहीं है फैज, ओके। फिर जानवरों से दिल लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहां पर में, आगे बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। यहां पर हमारे 5 में से कितना स्कोर आया आप लोगों को बता दीजिएगा यहां पर जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं बोला गया है कि इंडिया के बारे में कौन सा वाला जो है पॉइंट सही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें यहां पर में इस क्वेश्चन के अंदर में, तो इंडिया का 43% लैंड एरिया जो है वो प्लेन है, बोल रहा है। प्लेन मतलब एक मैदानी इलाका टाइप का, ठीक है, तो प्लेन है, ठीक है, 43%। क्या ये बात सही है? ओके। उसके बाद में आप लोगों से बोला गया कि इंडिया का 30% जो टोटल सरफेस एरिया है वो माउंटेन है, ठीक है, क्या ये बात सही है? उसके बाद में आप लोगों से बोला गया है कि इंडिया का 27% एरिया जो है वो प्लेटू है, पठारी इलाका है। पठार का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? ये ऐसा ऐसी ऊपर उठी हुई जमीन, फिर फ्लैट होती है, फिर एक तरफ से ऐसा होता है। तो थोड़ी ऊंची उठी हुई जो जमीन होती है ना, थोड़ा ऊंची उठी हुई फ्लैट लैंड, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा नहीं होता, बहुत लंबा, सैकड़ों किलोमीटर लंबा ये प्लेन होता है, ऊपर उठा हुआ, उसको बोला जाता है प्लेटू, पठार। ओके। और आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर बताने से पहले मैं एनसीईआरटी की तरफ में लेकर चलता हूं, ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पर में। ओके। तो भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियां पाई जाती है, ठीक है, जैसे पर्वत, पठार, मैदानी इलाके, द्वीप वगैरह। तो भारत का जो है कितना प्रतिशत, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है, भारत का कितना प्रतिशत मैदानी इलाका है? आप लोग आंसर करिए, कितना प्रतिशत जो है वो मैदानी इलाका है, ठीक है, प्लेन कितना प्रतिशत है, आप लोग बताएंगे जल्दी से। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि कितना प्रतिशत जो है वो पर्वतीय इलाका है। आपको यहां पर मैंने दिखा दिया, आप लोग आंसर करेंगे। और हर बच्चा, जो बच्चा बाद में देख रहा है, आप लोग रिवीजन करोगे इस लेक्चर का पूरा, ठीक है, पूरा सेशन को आप लोगों ने लाइव देखने के बाद में रिवाइज भी करना है। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहां पर में रिवाइज करते समय भी आप लोगों ने बार बार कमेंट के अंदर में लिखते जाना है, क्योंकि इसी से आप लोगों का मसल मेमोरी जो है वो इंक्रीज होगी आप लोगों की। और उसके बाद में आप लोगों का जो 27% बचता है, ठीक है, वो है प्लेटू, पठारी इलाका, ठीक है। तो पठारी इलाका कितना है? 27%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन को, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। चलिए 2800 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया। जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स एक बार बता देंगे कौन कौन से ये बच्चे हैं जो सेशन को एनर्जी दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगर मैं बात करूं, इंडिया का 43% बोला गया है कि लैंड एरिया है, प्लेन एरिया है, बिल्कुल सही बात है। अभी देखा हमने 30% एरिया जो है आपका माउंटेन है, बिल्कुल सही बात है। 27% एरिया प्लेटू है, पठार है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए जी, बफरिंग का इशू आ रहा है, कुछ बच्चे बता रहे हैं, एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स अब बफरिंग नहीं आ रही होंगी। एक बार प्लीज अब यहाँ पर मैं बता दीजिए यहाँ पर में आप लोग कि कितना कितना परसेंट है। एक बार तीनों के तीनों लिख दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी एक सिंगल भी पूछा जा सकता है आपसे, जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या कौन सा वाला गलत है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी। अभी भी बफरिंग का इशू कुछ बच्चे बता रहे हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। चलिए ओके, आई थिंक अब यहाँ पर में सही हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों को बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब सही हो गया है। देखिए यहाँ पर में लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, स्मॉल प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, स्लोवेस्ट, ठीक है, स्पीड ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। आप लोगों को बताना है कौन सा वाला प्लेनेट है फास्ट। केवल 35 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर में, अब केवल 27 लाइक्स दूर है अब हम लोग यहाँ पर में हमारे 3000 लाइक से, ठीक है। ओके तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सबसे बड़ा प्लेनेट, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो जुपिटर है, ठीक है। ये बिल्कुल सही जोड़ी लगी हुई है, आपकी कौन सी जोड़ी गलत लगी है ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, ये बोल रहा है यहाँ पर में
तो भाई बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मर्क्यूरी सबसे छोटा है, ठीक है। देखो ये यहां से आपके मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो आपके प्रिपेयर होते जा रहे हैं। सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सबसे चमकीला, ठीक है, प्लेनेट कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला शुक्र ग्रह है, सेकंड नंबर का है लेकिन सबसे चमकीला है। स्लोवेस्ट स्पीड जो है प्लेनेट की, ठीक है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, सबसे मंद गति से, ठीक है, घूमने वाला ग्रह, ठीक है, ये मंगल ग्रह नहीं है आपका, ठीक है, ये मंगल ग्रह नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा नहीं है? गलत जोड़ी लगी थी वो पूछा है आप लोगों से, तो गलत जोड़ी जो है वो लगी हुई है आपकी ऑप्शन नंबर डी के अंदर में। तो सबसे स्लोवेस्ट प्लेनेट कौन सा है फिर यहाँ पर? मैं चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का एक जो है आपको देता हूं मैं पूरी की पूरी लिस्ट, ठीक है। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट है, ठीक है, जो स्लोवेस्ट रोटेशन करता है या स्लोवेस्ट रिवॉल्यूशन करता है, दोनों के दोनों आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाएगा। तो सबसे फास्टेस्ट रोटेशन खुद का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, ये यहाँ पर में इस तरीके से खुद का एक चक्कर लगा लिया। हमारी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटे देखिए आप लोगों का यहाँ पर में पृथ्वी का हो गया एक खुद का चक्कर लगाने में, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट जो घूमता है वो है जुपिटर, जो सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे फास्टेस्ट घूमता है, ठीक है। और सबसे स्लोवेस्ट जो रोटेशन की स्पीड है, रोटेशन की, ओके, तो सबसे जो रोटेशन की जो स्पीड है, ठीक है, सबसे स्लोवेस्ट वाली वो किसकी है? वीनस ग्रह की है, ठीक है। वीनस, वीनस जो है उसका एक दिन एक साल से भी ज्यादा बड़ा है। आप यहां पर में देखिए उसका जो रिवॉल्यूशन का जो पीरियड है, ठीक है, वो है 225 दिन का, ठीक है, मतलब सूरज के अराउंड 225 दिन में एक चक्कर लगा लेगा, एक साल कंप्लीट हो गया। लेकिन एक दिन कंप्लीट होने में 243 दिन लगते हैं उसको, 243 डेज। ये समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखना था आप लोगों ने, ठीक है, कि भाई 243 डेज उसको क्या लगते हैं? रोटेशन के लिए लगते हैं, खुद का एक चक्कर, एक दिन 243 डेज का, और एक साल जो है, ठीक है, 225 डेज का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखिएगा इसको, ओके। चलिए तो प्लीज ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर में देख लीजिएगा। स्लोवेस्ट प्लेनेट स्पीड ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, मार्स की नहीं है, किसकी है? अगर रोटेशन की बात करें, ठीक है, रोटेशन की जो है रिवॉल्यूशन की बात करें, परिक्रमण की रिवॉल्यूशन की बात करें, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका वीनस, ठीक है। वीनस को ही आप लोग शुक्र ग्रह कहते हो, ठीक है, शुक्र ग्रह। और अगर रोटेशन की बात करें कि सबसे स्लो कौन घूमता है, सबसे ज्यादा समय कौन लगाता है रोटेशन में, सूरज का एक चक्कर लगाने में, तो वो नेपच्यून लगाता है फ्रेंड्स, ठीक है, नेपच्यून। आप लोगों को बता दूं कि नेपच्यून जो है 165 साल का समय लेता है सूरज का एक चक्कर जो है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, सूरज का, ठीक है, एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, रोटेशन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, सूरज का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, नेपच्यून, ठीक है, 165 साल का समय लेता है, ओके। तो अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि रोटेशन जो है वो किसका सबसे जो है स्लोवेस्ट है, ठीक है, तो वीनस का है, ठीक है, परिक्र जो है उसकी एक जो है खुद का चक्कर लगाने में। और रोटेशन की बात करें आप लोग कि भाई सूरज का जो है यहाँ पर में एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए किसका सबसे ज्यादा समय लेता है? रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के, तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 165 साल का समय कौन लेगा? 165 साल का समय, ठीक है, वो लेता है नेपच्यून, नेपच्यून। तो दोनों ही तरीके से मार्स आंसर नहीं हो सकता था आप लोगों का, मार्स की जोड़ी नहीं लग सकती थी, तो इसी वजह से आंसर मार्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी देशांतर है? बताइए, ये आंसर आप लोगों को करना है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है और सबसे दक्षिणी अक्षांश? अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस तरीके से, ये अगर हमारा भारत है, ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो खड़ी रेखाएं होती है ना, ठीक है, इनको बोला जाता है देशांतर। तो आप लोगों से क्या बोला है कि सबसे पूर्वी देशांतर, पूर्वी लॉन्जिट्यूड, ये आपको बताना था ये वाला कौन सा है। और जो आड़ी रेखाएं होती है ना, उनको बोला जाता है अक्षांश, ठीक है, ये आड़ी रेखाएं जो होती है अक्षांश, ठीक है। तो आपसे सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड बोला है, मतलब ये वाला पूछा है आप लोगों से। आपको चारों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए भारत के, चारों के चारों। चलिए मैं आप लोगों को चारों याद बताता हूं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हमारे भारत की कि हमारा भारत स्टार्ट कहां से होता है लॉन्जिट्यूड के मामले में, देशांतर के मामले में, ठीक है, तो ये 0 डिग्री वाला जो देशांतर है लंदन से जाता है, वहां से अगर हम लोग गिनना स्टार्ट करें तो भारत जो है कहां से स्टार्ट होता है? भारत स्टार्ट होता है 68.68 ईस्ट से, ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट साइड में है, इसके पूरब में है, इस वजह से। और कहां पर में खत्म होता है? तो 97 डिग्री 25 ईस्ट पर। क्या ये दोनों चीज आपको याद हुई? जल्दी से बताइए। देशांतर, देशांतर भारत का कहां से स्टार्ट होगा? ठीक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से। और कहां पर में खत्म होगा? 97 डिग्री 25 ईस्ट पर। ये लिखो जल्दी से कमेंट के अंदर में आप लोग।
एकदम फास्ट। ठीक है, कमेंट के अंदर में लिखना है आप लोगों ने स्पीड में। ईस्ट, ठीक है, में मतलब स्टार्ट वेस्टर्न साइड के अंदर में भी ईस्ट क्यों है, ये क्वेश्चन बच्चों में आ सकता है। तो आपको बता दूं, हम लोग जो है वो पूर्वी गोलार्ध में, इस वजह से दोनों हमारे ईस्ट के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड भारत का 86 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होके, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के ऊपर खत्म होता है। वही अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हमारे भारत का, ठीक है, जो अक्षांश है, ठीक है, लैटिट्यूड जिसको बोला जाता है, वो लैटिट्यूड कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा भारत जो है वो इक्वेटर या भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है भारत, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ना, तो पूरा उत्तर में है ये आपका। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होकर, ठीक है, कहां पर में खत्म हो रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के ऊपर में। ओके, तो ये भी लिख दीजिए आप लोग, दोनों के दोनों पॉइंट। अगर दोनों पॉइंट आप लोगों ने लिख दिए हैं तो अब आप लोग आंसर इसका लगा सकते हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कोशिश तो करो, कम से कम कोशिश करो, कम से कम कोशिश करो जल्दी से। बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स हमारे भारत का, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट ईस्ट पर खत्म होता है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है, ठीक है, 36 डिग्री, ठीक है, आपका 7 मिनट जो है 6 मिनट नॉर्थ के ऊपर में खत्म होता है आपका। ठीक है, तो ये अगर हम लोग इसको इस तरीके से देख भी ले, ठीक है, कि क्या आप लोगों का होगा, तो अब बता दीजिए आप लोग क्या आंसर होने वाला है। जो पूछा है उसके अनुसार आंसर लगा देंगे आप लोग। ठीक है जी, तो यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स आपका ये पूछा था और ये वाला पूछा था। ठीक है, तो पहले पूछा था ईस्ट वाला, तो आप लोग लगा देंगे 97.25, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाला, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। कितने लोगों ने बी आंसर लगा दिया, अब थोड़ा सा समझ में आ गया है, याद हो गया है कम से कम, कितने लोगों को समझ में आ गया। देखिए, ये एक आपकी परीक्षा का समय है, ये आप लोगों का एक ऐसा समय है जहां पर में आप लोगों को ये पता चल रहा है कि आप लोग कितने पानी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। अब बताइए यहां पर में बोनस क्वेश्चन आप लोगों का 46 बीपीएससी और 39 बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे जल्दी से सभी लोग। ठीक है, बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा बोनस क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर लगा पाते हैं कमेंट के अंदर में। आप लोगों ने लगाना है कमेंट में, एकदम स्पीड में, गोली की रफ्तार से आंसर लगाइए आप लोग। ठीक है, 46वीं बीपीएससी और 39वीं बीपीएससी के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में लगाएगा। क्या आंसर होने वाला है, देखते कितने लोग जो है यहाँ पर में आंसर लगा रहे हैं, अलग अलग आंसर बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब भारत की लोकेशन आपको बतानी थी, तो भारत की लोकेशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, कहां से स्टार्ट हो रही है, 68 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हो रही है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के ऊपर में खत्म हो रही है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रही है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के ऊपर में खत्म हो रही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, खत्म हो गई बात। ठीक है, ओके, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों का जो है, ओके, अब यहां पर मैं ये दक्षिण क्यों नहीं हो सकता, ये याद रखना है आप लोगों ने, दक्षिण क्योंकि हमारा पूरा भारत जो है ना, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो भारत पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये उत्तर में होंगे दोनों के दोनों, और भारत पूर्वी गोलार्ध में, इस वजह से ईस्ट में होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर हमने ग्लोब वाले लेक्चर के अंदर में इसको देखा हुआ है एनिमेशन के थ्रू भी। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के ऊपर में खत्म हो रहा है। ना इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, 90 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से आप लोगों ने आंसर करना है इसका क्या होगा। ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, हमारा 6500 का टारगेट है। जल्दी से हर एक बच्चे ने अगर यहाँ पर में शेयर कर दिया जल्दी जल्दी से, तो हम लोग जो है हमारे जो टारगेट है उसके तरफ में आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर करते जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी, ठीक है, की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी, अरेबिका नाम की कॉफी। देखिए, बाबा बुदान थे, बाबा बुदान। ठीक है, बाबा बुदान जो है वो यमन गए थे, यमन से उन्होंने क्या किया, अपनी दाढ़ी के अंदर में कुछ कॉफी के बीन्स, कॉफी के जो है बीज जो है छुपा के ला लिए थे उन्होंने, और फिर उन्होंने इसकी खेती जो है बाबा बुदान पहाड़िया,
जो आपके कर्नाटका में है, उन्हीं के नाम पे उन पहाड़ियों का नाम बाद में रख दिया गया, वहां पर में की जाती है कॉफी। अरेबिका खेती की जो खेती है, अरेबिका नाम की जो अरेबिका, रोबस्टा, ये कॉफी के प्रकार है। ठीक है, तो बाबा बुदान की पहाड़ियां जो है यहाँ पर में की जाती थी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो 19वीं सदी में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, भारत में लाई गई उस समय की जो कॉफी थी, वो सूफी जो फकीर थे बाबा बुदान, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, यमन से, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोगों ने, उन्होंने यमन से जो है वो कॉफी के बीन्स अपनी दाढ़ी में छुपा के ला लिए थे। ठीक है, अब दाढ़ी बड़ी बड़ी होंगी उनकी, उसमें ला लिया उन्होंने छुपा के। और क्यों छुपा के लाए, क्योंकि उस समय में जो कॉफी के बीन्स है वो बाहर ले जाना अलाउड नहीं था। क्योंकि क्या होता, अगर कोई बाहर लेके जाएगा तो वो कॉफी वो बनाना स्टार्ट कर देंगे, वो लोग भी कॉफी उगाना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए ले जाना अलाउड नहीं था, तो उन्होंने छुपा के ला लिए थे। तो भारत में जो है मेनली दो प्रकार की कॉफी उगती है आज। ठीक है, अरेबिका जो बाबा बुदान लेकर आए थे, ठीक है, और रोबस्टा प्रकार की जो कॉफी है, ये अब हमारे भारत के अंदर में मोस्टली उगाई जाती है। ठीक है, नाउ किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? ठीक है, अब देखिए ये आपका बीपीएससी तैयारी 3 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये हमारी दुनिया है, ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, हमारे भारत का जो शुरुआत होती है वो होती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, और खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के ऊपर में। ठीक है, अब बात आती है कि हम जो है हर एक डिग्री के ऊपर में समय अलग अलग हो जाता है, हर डिग्री पे जो है अलग अलग समय आता है। ठीक है, तो अब बताइए कि हम कौन सा समय अपनाएं, क्योंकि यहां पर में अलग समय हो रहा होगा एक्चुअल में, यहां अलग समय हो रहा होगा हर इस पे। अगर हमें एक जैसा समय रखना है पूरे देश में, तो हमने क्या किया, एक मिडल रास्ता निकाला, बीच का रास्ता। ये जो लाइन है, ठीक है, हमारी 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एक डिग्री का मतलब होता है फ्रेंड्स 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, ये डिग्री वाला, मिनट की बात करो मैं, एंगुलर डिस्टेंस वाली। तो इसी को हम 82 डिग्री, ठीक है, आधा डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, फिर आधा डिग्री का मतलब, ठीक है, 30 मिनट हो जाएगा। तो हम ये 0.5 डिग्री जो है इसी को, ठीक है, 30 मिनट भी लिख सकते हैं, 30 मिनट। तो 82 डिग्री 30 मिनट बोलो या 82.5 डिग्री बोलो, एक ही बात है। ओके, तो ये जो है हमारा, क्योंकि ये पूरा ईस्ट में है, तो ईस्ट ईस्ट ये जो है इसको हम लोगों ने हमारा मानक समय माना है। ओके, एक ही मानक समय है हमारे भारत का, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट। कितने लोगों को याद हो गया? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। और आप लोग जो है फ्रेंड्स और कौन कौन सी चीजें पढ़ना चाहते हो ये बताएंगे। और आप लोगों को बता दूं, मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए एक खबर आई है। ठीक है, हम लोग उसको इन डिटेल और जो है उसके अंदर में जा रहे हैं। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका थंबनेल अगर आप दिखा सको स्क्रीन के ऊपर में तो भी दिखा दीजिए उसको। ठीक है, और 7 बजे जो है फ्रेंड्स उसको हम लोग उसका खुलासा करने वाले हैं आप लोगों के सामने में। ठीक है, इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, और आप लोगों के ऊपर में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, कितने राज्यों से होकर जाती है ये प्राइम हमारे भारत की इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? तो देखिए हमारे भारत में जो 82.5 डिग्री ईस्ट बोलो या 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट बोलो या 82.5 डिग्री बोलो, एक ही बात है ये। ठीक है, 82.5 डिग्री भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये 30 मिनट का मतलब भी 0.5 डिग्री हो गया। ओके, तो कितने राज्यों से होकर जाती है ये कमेंट करके बताएंगे आप लोग जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यूपी से जाती है, ठीक है, एमपी से जाती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से जाती है। ओके, ये याद रखना आप लोगों ने, उड़ीसा से जाती है और आंध्र प्रदेश से जाती है। तो कितने राज्य हो गए टोटल, आप बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भारत के अंदर में 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन, जहां से हमारा समय डिसाइड होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो है बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है उससे रिलेटेड एक खबर, एस्टेट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन, और जो है अपीयरिंग वालों को ये बड़ी खबर है। इसके अंदर में बहुत सारी और भी चीजें हैं। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन है ये आज आपको 7 बजे मैं पूरा का पूरा जो है फ्रेंड तथ्यों के साथ में बताने वाला हूँ। कुछ और भी जानकारियां है, ठीक है, और 7 बजे जो है एग्जैक्ट हम लोग इसके ऊपर में, ठीक है, करने वाले हैं। चलिए चलिए नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताइए आप लोग। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आप लोगों ने। बताइए 10 में से 10 कितने लोगों के सही हुए ये भी बता सकते हो आप लोग अभी। 10 में से 10 कितने लोगों के आए हैं, 10 में से 9 कितने लोगों के आए हैं, 10 में से 8 कितने लोगों के आए हैं। ठीक है, कमेंट के अंदर में बताते जाएंगे आप लोग। देखिए अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है, ठीक है, तो द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का भारत का एरिया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। भारत की स्थलीय सीमा अलग अलग 7 देशों के साथ में हमारे भारत की स्थलीय सीमा लगती है, तो 15,200 किलोमीटर की ये
स्थलीय सीमा हमारी बनती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब ये 2 पॉइंट सही हो गए तो उपरयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। सी जो है वो गलत है। क्यों गलत है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सी गलत क्यों है, कमेंट करके बताइए। भारत का मानक समय जो है वो कहां से डिसाइड होता है, क्यों गलत है वो आप लोग बता दीजिएगा जल्दी जल्दी से। ओके, भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना मिलियन किलोमीटर, मतलब अगर हम लोग पूरे भारत को गिनेंगे, पूरे जो है हमारे आइलैंड्स वगैरह उनको मिला के, तो स्क्वायर किलोमीटर में कितना एरिया हो जाएगा हमारे पूरे भारत का, तो 3.28 मिलियन। मिलियन का मतलब होता है फ्रेंड्स, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। तो 32,80,000 से ज्यादा, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है भारत का एरिया, ठीक है। चल, तो ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारत का जो मानक याम्योत्तर है या भारत का जो मानक समय है वो डिसाइड होता है, ठीक है, 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट ईस्ट से। इसी को आप 82.5 डिग्री भी बोलते हो। ये पॉइंट लगेगा तो फिर 5 लगेगा, अदरवाइज 82 डिग्री लग गया तो ये 0.5 की जगह पे 30 मिनट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये याद रखना था आप लोगों ने। यहां पर मैं 45 दिया हुआ था 30 की जगह पे, इसी वजह से वो आपका गलत था पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो भारत देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंडिया का जो एरिया है अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स भारत की लंबाई की, भारत का जो है यहाँ पर में ऊपर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो एरिया है वो करीब 3200 किलोमीटर का है। 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां से यहां तक चलोगे तो। और वही अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश कच्छ से पूरा होते हुए, यहाँ पर में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कच्छ तक, गुजरात तक, ठीक है, तो ये 2900 किलोमीटर का है, ठीक है, इसकी चौड़ाई। ओके, चौड़ाई जो है फ्रेंड्स 2900 किलोमीटर है और लंबाई 3200 किलोमीटर, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नाउ नाउ फ्रेंड्स, हमारा भारत का मानक याम्योत्तर कौन कौन से राज्यों से होकर जाता है, कितने राज्य, ये भी बता देंगे। और जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी सफलता 65 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके जो है फ्रेंड्स आज के आज जुड़ सकते हैं, ताकि सारी चीजें आप लोगों को मिल सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नेम्ड एज नेशनल वाटरवे नंबर 1। भारत के अंदर में जो राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के नाम से किसको जो है यहां पर में लगाया गया, राष्ट्रीय जल मार्ग 1, बताइए जल्दी जल्दी से आंसर। राष्ट्रीय जल मार्ग 1, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहां पर मैं राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है वो कहां से कहां तक है, तो गंगा नदी के ऊपर में बना है। पहली बात तो ये याद रखना है आप लोगों ने, गंगा नदी के ऊपर में, पहला ही पॉइंट यहां पर में एक क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया, गंगा नदी के ऊपर में बना हुआ है। इलाहाबाद प्रयागराज से होते हुए ये पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है, हल्दिया तक, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भारत में जो वाटरवे है, मतलब पानी के जरिए जो रास्ते बनाए गए हैं, जहाजों से जो हम लोग गुड्स को, जो सामान है उसको कैरी कर सकते हैं, तो इलाहाबाद से स्टार्ट होकर, ठीक है, ये यहाँ पर में हल्दिया तक जो जाता है, ये हमारा नेशनल वाटरवे, जलीय राजमार्ग 1, ठीक है, जल राज जो राष्ट्रीय राजमार्ग या जो है आपका जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ओके, ये याद रखना है। राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 ये आप लोगों का सादिया नाम की जगह से स्टार्ट होता है, ठीक है, सादिया नाम की जगह से, और ढुबरी, तो सादिया ढुबरी भी इसको बोला जाता है, सादिया ढुबरी जल मार्ग, सादिया नाम की जगह से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ढुबरी नाम की जगह के ऊपर में खत्म होता है। थोड़ा सा अगर आप लोगों को जूम करके मैं दिखाना चाहूँ तो जूम करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए, ये है आपका, ठीक है, इलाहाबाद से स्टार्ट होकर ये हल्दिया तक गया है, ठीक है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, सादिया नाम की जगह है, आसाम के से स्टार्ट होता है, अरुणाचल प्रदेश के एक छोर से आसाम से स्टार्ट होता है यहाँ पर में, और ढुबरी नाम की जगह पे खत्म होता है, ठीक है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है हमारा। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 की, तो ये आप लोगों को आपको मिलेगा, ये बहुत सारी नहरें हैं, कोल्लम से लेकर, ठीक है, आप लोगों को ऊपर में कोट्टापुरम तक, तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक केरल के अंदर में इसको राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 बोला गया। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर जो 4 है वो है काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी तक, काकीनाडा से पुडुचेरी तक। ये लेकिन पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला कहां से कहां तक है ये आप लोग लिख देंगे, ठीक है, और दूसरा कहां से कहां तक है ये लिख देंगे आप लोग। ओके, तो सादिया ढुबरी जो है फ्रेंड्स ये आपका जलमार्ग नंबर 2 है, वाटरवे नंबर 2 है, ठीक है। इलाहाबाद हल्दिया वाटरवे नंबर, ठीक है, 1 है। कोट्टापुरम से कोल्लम तक का जो है ये वाटरवे नंबर 3 है, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों को बता दिया मैंने, तो आंसर आप लोगों का यहाँ हो जाएगा 1 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ गया आप लोगों को। चलिए, 4000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, 3700 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे हर एक बच्चा, और कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आप लोगों का, और मैं आपको इसी वजह से जो है पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, लाइफ ऑन नेशनल इकोनॉमी।
आप लोग अगर बोलोगे तो इसके ऊपर मैं और भी क्वेश्चंस में करवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों का जितना ज्यादा रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा जो है आप लोगों के लिए और करवा सकते हैं हम लोग क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो है आप लोगों का जो है आज एक बहुत बड़ी वाली खबर आप लोगों को देने वाला हूं मैं, ठीक है। एस्टेट को लेकर भी आप लोगों की खबर है, ठीक है। तो आप लोगों ने रुकना है आज 7 बजे, 7 बजे का अलार्म लगा लीजिए और एग्जैक्ट 7 बजे आप लोग आ जाना है, ठीक है आप लोगों ने। ना फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जल्दी से बताना है आप लोगों ने। तो 8 डिग्री चैनल, ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत का जो यहां पर में लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप, ओके, हमारे भारत का लक्षद्वीप उसको मालदीव से अलग करता है। ये 8 डिग्री चैनल का मतलब है 8 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये अक्षांशीय जो रेखा है 8 डिग्री वाली भारत को मालदीव से अलग करती है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? डायरेक्ट लिखेंगे आप लोग, 8 डिग्री चैनल भारत को कौन से देश से अलग करता है? जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देंगे हर एक बच्चा, ओके, आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स आपको बताना है, ठीक है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा क्या कहलाती है? 14वें नंबर का क्वेश्चन है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली जो है जलधारा उसको क्या कहते हैं? अगुलहास, अल नीनो, हम्बोल्ट, ठीक है। तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मैं मैप के थ्रू यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है। जलधारा जो होती है ना, पानी का प्रवाह, ठीक है, तो यहाँ पर में कई सारी जलधाराएं हैं पूरे दुनिया भर के अंदर में, ठीक है, अलग अलग जलधाराएं हैं, ओके। तो आप लोगों को बता दूं मैं कि एक जलधारा है आप लोगों की जिसको हम्बोल्ट जलधारा या पेरुवियन जलधारा भी बोला जाता है उसको, ठीक है। एक बड़ा भी हमारे पास में मैप मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लगा दीजिए जिसमें सारे के सारे हम लोगों ने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये चिली है, ठीक है, और यहाँ पर में पेरू है। तो चिली और पेरू के तट से यहाँ से हम्बोल्ट करंट बहती है। ये ठंडी जलधारा, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। इसको जो है पेरू या पेरू चिली जलधारा भी बोला जाता है, पेरू चिली जलधारा, हम्बोल्ट करंट, ओके। तो हम्बोल्ट करंट जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, चिली और पेरू के तट से बहती है, ठीक है। ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट करंट, ठंडी है, कोल्ड है, ठीक है, क्योंकि कई जगह पे गर्म जलधारा भी है, जैसे कि अगुलहास करंट, ठीक है, गर्म जलधारा है, गर्म पानी लेकर बहती है वो, ठीक है, अगुलहास करंट। ये हिंद महासागर में है, इंडियन ओशियन के अंदर में, ठीक है, इंडियन ओशियन में। हम्बोल्ट करंट प्रशांत महासागर में चिली और पेरू के तट पर बहती है, ठंडी जलधारा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये पूरे के पूरे आप लोगों के इंपॉर्टेंट वाली जलधारा है, ठीक है। कौन सी जलधारा कहा, कौन से वाले ओशन के अंदर में, ये पूरा आपको दिखाया गया है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये है वो पेरुवियन जलधारा, ठीक है, यहाँ चिली और पेरू के तट पे बहती है। इसी को हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट, ठीक है। तो हम्बोल्ट करंट ना निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब जिसको इंसानों के द्वारा बनाया गया, नेचुरल नहीं था वो। कई सारे बंदरगाह ऐसे होते हैं जहां पर में गहरा पानी होता है, गहरी, ठीक है, तो अपने आप ही वहां पर में जहाज पार्क किए जा सकते हैं। कुछ बंदरगाह ऐसे होते हैं जिसको हमने जो है इंसानों ने खोद कर बनाया होता है, ठीक है। तो भारत का कौन सा, इनमें से कौन सा वाला बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह है, ये बताना है आप लोगों ने। जी देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आने आपके आप लोगों के आंसर्स जो है यहाँ पर मैं आने लग गए हैं। मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि मार्मू गांव जो है फ्रेंड्स ये गोवा के अंदर में है, और ये आप लोगों का क्या है कि एक नेचुरल बंदरगाह है, ठीक है, नेचुरल है ये, ठीक है, गोवा के अंदर में। मुंबई का जो बंदरगाह है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बात है, इसी वजह से वहां पर में जो है इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर में एक नेचुरल बंदरगाह था, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर में ही। तो मुंबई का बंदरगाह जो है, मुंबई पोर्ट जो है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, जिसको नहावा शेवा बोला जाता है आप लोगों का बंदरगाह, वो आपका नेचुरल बंदरगाह है, ठीक है। कोच्चि का जो बंदरगाह है केरला के अंदर में, ये भी एक नेचुरल है। चेन्नई का जो बंदरगाह है, ठीक है, चेन्नई का जो पोर्ट है ये आर्टिफिशियल है, तमिलनाडु के अंदर में। ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ओके। आर्टिफिशियल तरीके से इसको बनाया गया चेन्नई का। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाले आर्टिफिशियल बंदरगाह है, उसकी एक लिस्ट है अपने पास में, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ओके। ये देखिए आप लोग, ठीक है, विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये एक आर्टिफिशियल कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। चेन्नई का जो बंदरगाह है ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। टूटीकोरिन का बंदरगाह आर्टिफिशियल है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया है इसको खोदकर, ठीक है, समुद्र के किनारे पर, ठीक है। मैंगलोर का जो बंदरगाह है ये भी एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है, ठीक है। ये बाकी के जो बंदरगाह आप लोगों को दिख रहे हैं ये आपके नेचुरल बंदरगाह है। नेचुरल का मतलब होता है कि भाई वहां पर में खुद ही खाई थी जिस वजह से जहाज वहां पर में आकर पार्क हो सकते थे, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं।
नाउ फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के ऊपर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो लावा के ठंडा होने से और ठोस हो जाने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? जमीन के अंदर में से जो है फ्रेंड्स लावा निकलता है, ऊपर आके ठंडा हो जाता है, चट्टान बन जाती है। तो सबसे पहले जो चट्टान बनती है उसको इग्नियस रॉक बोला जाता है, इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक। इसको आग्नेय चट्टाने भी बोलते हैं हिंदी में, आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टान। ठीक है, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने। इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, प्राइमरी, प्राइमरी या प्राथमिक चट्टाने बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले बनती है। ठीक है, लावा के ठंडा होने के बाद में सबसे पहली जो चट्टान बनती है वो होती है इग्नियस रॉक। इसी वजह से इसको आग्नेय चट्टानों को ही आप लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हो, प्राइमरी रॉक्स। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने। ठीक है, कूल होने के बाद में, सॉलिड होने के बाद में सबसे पहले इग्नियस रॉक बनती है, प्राइमरी रॉक इनको कहा जाता है, पूरा पढ़ाया हुआ है। तो जो बच्चा टीचिंग परीक्षा से पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ये आप लोग कंफर्म समझ लीजिए। इसीलिए कह रहा हूं, जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन से, और जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से आज के आज ही जुड़ जाइए टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के साथ में। ठीक है, इतने कम दाम के अंदर में इतने सारे फैसिलिटीज के साथ आप लोगों को कोर्स मिल रहा है, जहां पर में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी रॉक्स इनको कहा जाता है, प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है इग्नियस रॉक को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये ठंडा होने के बाद में लावा जो है वो ठंडा होने के बाद में जो चट्टान बनाता है वो है आपकी इग्नियस या, ठीक है, प्राइमरी चट्टाने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। इसके ऊपर में जो है आप लोगों का इग्नियस रॉक भी दो प्रकार की होती है, बहिर्भेदी चट्टाने और अंतर्भेदी चट्टाने। ठीक है, अगर ये लावा पृथ्वी के बाहर आते आते ही ठंडा हो गया अंदर में ही, ठीक है, तो ये जो इग्नियस रॉक बनती है इसको इंट्रूसिव, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने बोला जाता है। इसका एग्जांपल है बेसाल्ट। ठीक है, ओके, जो जो बाहर आके बनती है, ठीक है, उनको बोला जाता है आपका अंतर्भेदी चट्टाने। उसका एग्जांपल जो है आप लोगों का जो है क्या हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है, अंतर्भेदी चट्टानों का एग्जांपल यहाँ पर में ग्रेनाइट हो जाएगा, जो अंदर में बन जाती है, और जो बाहर आके बनती है उसका एग्जांपल है बेसाल्ट आप लोगों का। बेसाल्ट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो दक्कन का पठार है ये बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, बहिर्भेदी चट्टान है वो आपकी। ठीक है, बहिर्भेदी जो बाहर आकर होती है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आप लोगों ने। कोडरमा नाम की जो जगह है वो किस चीज के लिए, खनिज कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आयरन ओर के लिए, माइका के लिए, जिप्सम के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो कोडरमा नाम की जो जगह है फ्रेंड्स, ठीक है, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद रखना है कि कोडरमा, ठीक है, माइका जो है वहां पर में बहुत ज्यादा डिपॉजिट पाया जाता है। कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट जो है झारखंड के अंदर में, ठीक है, ये माइका का, ठीक है, ये सबसे बड़ा एक उत्पादक है अभ्रक जिसको बोला जाता है। तो माइका के लिए फेमस है कोडरमा, हजारीबाग, गया बेल्ट। ठीक है, कोडरमा, ठीक है, हजारीबाग, गया बेल्ट, माइका के लिए झारखंड के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर क्या है? ठीक है, रिंग ऑफ फायर, ठीक है, क्या यहाँ पर में आग लगी हुई है जंगल में? क्या है वहां पर में? रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है? 4000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक बार जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, जल्दी से। रिंग ऑफ फायर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, प्रशांत महासागर में यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनोज है, बहुत सारे, ठीक है, ज्वालामुखी है, जिनके पूरे के पूरे एक रिंग का आकार ले लेते हैं वो, इसी वजह से इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है ये बात एक कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, रिंग ऑफ फायर वोल्केनोज का एक पूरा का पूरा समूह है, ठीक है, प्रशांत महासागर के जो है पूरा एक रिंग का आकार ले लेता है प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसी वजह से इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है पैसिफिक ओशन के अंदर में। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा में से किसी एक को 2 बार काटती है? या तो कर्क रेखा को काटेंगी 2 बार, ठीक है, या तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटेंगी, या फिर जो है हमारी जो मकर रेखा है उसको 2 बार काटेंगी। ठीक है, बताइए। देखिए, माही नदी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो माही नदी जो है ना ये क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ठीक है, लिम्पोपो नदी जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, लिम्पोपो नदी, ठीक है, ये काटती है मकर रेखा को 2 बार। और जायरे या कांगो नदी जो है वो आप लोगों की भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, आप लोगों का 2 बार पार नहीं करती है। अच्छा, कौन सी नहीं करती है ये बोला है, तो फिर निग्रो नदी हो जाएगा, क्योंकि ये करती है। ठीक है, आप लोगों से बोला कौन सी करती है, तो ये कर्क रेखा को काटती है, ये मकर रेखा को काटती है, ये आप लोगों का भूमध्य रेखा को काटती है। कौन सी नहीं काटती है बोला है, तो निग्रो नदी जो है ये नहीं काटती 2 बार किसी को भी। ओके, देखिए यहाँ पर मैं एक मैप के थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा, अगर हम इसको देख पाए यहाँ पर में। ठीक है, जस्ट सेकंड, मैं इस मैप को थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप लोग। ओके, यहां पर में ये आप लोगों को दिख रही है ये कांगो नदी है, इसी को जायरे नदी भी बोला जाता है, कांगो नदी को। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है, भूमध्य रेखा को। ठीक है,
इक्वेटर को। ओके, और यही आप लिम्पोपो नदी देखोगे तो ये 2 बार काट रही है किसको, मकर रेखा को। हमारे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स एक नदी है जिसका नाम है माही नदी, ठीक है। माही नदी जो है ये यहाँ पर में, ओके, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है, माही नदी कर्क रेखा को, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, माही नदी। तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, कमेंट के अंदर में लिख लेते हैं या यहाँ पर मैं आप लोगों को मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, आपको बताना है, ठीक है। ऊपर ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी नदी काटती है, माही नदी, ठीक है, माही नदी। ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य, ठीक है, भूमध्य रेखा, इसको कौन सी नदी काटती है, कॉन्गो नदी, कॉन्गो, कॉन्गो को ही जायरे नदी भी बोला जाता है, जायरे, ठीक है। और यहां पर में ये है आपकी मकर रेखा, मकर मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको काटती है कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप लोग कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से, जिस भी तरीके से आप लोगों ने लिखना है जल्दी जल्दी से लिख देंगे एक बार। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीसवें नंबर का क्वेश्चन, आपको बताना है निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम भूभागीय सीमा साझा करता है, ठीक है, सबसे कम। ओके, तो देखिए इसकी एक ट्रिक है, ठीक है, बचपन बचपन में, ठीक है, MBA, सबसे बड़ी जो सीमा साझा करता है भारत वो करता है बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश। अगर सबसे बड़ी सीमा पूछा जाता, ठीक है, तो बांग्लादेश आंसर हो जाता, ठीक है। फिर आता है चाइना, ठीक है, फिर आता है पाकिस्तान, ठीक है, फिर आता है नेपाल, ठीक है, यहां पर में फिर आता है नेपाल, नेपाल, ओके। उसके बाद में आता है यहां पर में म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, यहां पर में फिर भूटान आता है, भूटान, और फिर आता है अफगानिस्तान, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की। तो सबसे कम जो है भूभागीय सीमा रेखा किसके साथ में बनाता है भारत, तो ये बनाता है फ्रेंड्स, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 85% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। तो लिख दीजिए सभी के सभी, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो फ्लो है वो अच्छे से लिख देंगे आप सभी के सभी लोग, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ओके, अब बताइए 20 में से 20 कितने लोगों के सही हुए हैं, ठीक है, 20 में से 20 कितने लोगों के सही हुए हैं। ओके, ये भी आंसर आप लोग करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड 21 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको बताना है कि लंबाई और चौड़ाई में, पहले लेंथ बताना है, मतलब कि इस तरीके से, ठीक है, ये लेंथ पहले आप ये लेंथ बताओगे, तो बताइए लेंथ कितनी है भारत की, ठीक है, मैंने आपको बताया था 3200 किलोमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को बताना है चौड़ाई कितनी है, ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहां पर में आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो 2900, तो 3200 और 2900 किलोमीटर जो है आप लोगों का जो है लगभग लगभग आंसर है। तो ओके, तो जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर आप लोगों को दिख रहा है वो बताइए आप लोग यहाँ पर में कौन सा वाला है, ठीक है, 3200 और 2900 के पास पास में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 3200 के आसपास वाला आना चाहिए था, 3200 किलोमीटर के पास वाला लगभग लगभग, ठीक है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मैप के थ्रू ओरिजिनल आप लोगों को दिखा रहा हूं यहाँ पर में, ठीक है, जो लेंथ है आपकी। तो यहां पर में अगर हम बात करेंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो लगभग 3200, ठीक है। और टू बी स्पेसिफिक 3214 किलोमीटर क्या है, 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर। वही अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से हमारे भारत का पोरबंदर से लेकर यहाँ पर में सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट हमारा इलाका है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, वहां से तो ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ओके, तो अब आंसर आप लोग लगाइए। सी को तो आपने एलिमिनेट कर दिया था और मोर देन वन ऑफ दिया, वो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। बताइए जल्दी से इसका आंसर अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमने देखा लगभग 3200 किलोमीटर, और टू बी स्पेसिफिक बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा आपका पहला यहां पर में, ओके। और अगर मैं बात करूं चौड़ाई की, तो चौड़ाई जो है वो है 2900 लगभग किलोमीटर, और टू बी स्पेसिफिक 2933 किलोमीटर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने लगा दिया है 3214 और 2933, याद हो गया होगा तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है आपका। तो जो बच्चा अच्छे से करेगा वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। हमारे आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर। देखिए हमारे भारत के अंदर में ना 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं, एक बनाया गया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का, और एक बनाया गया है आप लोगों का ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का। तो ये ईस्ट में कहां से ये स्टार्ट होता है रास्ता और कहां पर में खत्म होता है। तो अगर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड डायरेक्टली लेकर चलूं एनसीईआरटी के ऊपर में, ठीक है, तो हमारे भारत के अंदर में जो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट जो है, नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक के जो कॉरिडोर 2 बनाए गए, ठीक है, गलियारे मतलब रास्ते, ठीक है।
तो ईस्ट से जो स्टार्ट होकर वेस्ट तक का जो कॉरिडोर जाता है वो स्टार्ट होता है सिलचर से, आसाम में। सिलचर से कोई है यहाँ पर में, आसाम से कोई देख रहा है सेशन को, ठीक है। और पोरबंदर में खत्म होता है, ठीक है, गुजरात के अंदर में, ठीक है, पोरबंदर के अंदर में। तो आसाम के सिलचर से स्टार्ट होता है ये, यहाँ पर में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है सिलचर आसाम के अंदर में, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। और ये रास्ता पूरा का पूरा भारत, मध्य भारत को कवर करते हुए पोरबंदर पे जाके खत्म होता है ये गलियारा, ठीक है। इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है और बार बार आता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात तक। अब इतना खर्चा हो गया मालिक, तो एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में आपका के जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये श्रीनगर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो रहा है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी पे खत्म हो रहा है। ये देखिए आप लोग, इस तरीके से तमिलनाडु के कन्याकुमारी पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है पॉइंट बन गया। अब इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएंगे आप सभी के सभी लोग। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, सिलचर आसाम और पोरबंदर। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अंदर में भी एमसीक्यू आप लोगों का दिया हुआ है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आप लोग आंसर कर देंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि कल हम लोगों ने एआई वाली क्लास की थी कल भी, और आज भी हमारे जो है फ्रेंड्स, आज आपको यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर में मोनेटाइजेशन कैसे ऑन करते हैं, ठीक है। और जो एडवांस और टूल्स है वो भी आज सिखाने वाले हैं। तो मतलब एक दिन आपको दिया था, ठीक है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन और आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है पढ़ाया जा रहा है। तो टीचिंग परीक्षा जितना प्रॉमिस करता है उससे ज्यादा आप लोगों को देता है। तो आज भी जो है फ्रेंड्स आपकी होगी एक क्लास, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, काफी सारे बच्चों के जो है मैसेज आ रहे थे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सब जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, ठीक है। हमें जो है मुझे लग रहा है कि हम आधे तक पहुंच पाए 1 घंटे में, अभी 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। तो इसका एक और पार्ट हम लोग लगवा लेंगे ताकि हम लोग डबल जो है इसको कर सके, ठीक है। मैं इनमें से जो पहले 25 क्वेश्चन जो है आज करवा देता हूँ, 25 क्वेश्चन कल करवा दूंगा ताकि ज्यादा आप लोग अच्छे से कर सके। और कल जो पहले 25 क्वेश्चन रहेंगे उनमें से, ठीक है, 10 क्वेश्चन की फास्ट रिवीजन भी ले लूंगा। और आज रात में आपको 7 बजे आप लोगों को पता ही है कि एक इंपॉर्टेंट वाली न्यूज आप लोगों के साथ में कवर करनी है, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है फ्रेंड्स, पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, 2 चरम स्थानों से जुड़ा हुआ है, कौन सा वाला, पूर्व से पश्चिम गलियारा। आप लोग आंसर करोगे जल्दी से 23rd नंबर का, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा, कमेंट के अंदर में भी, कमेंट में भी लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे आपको बताना है कि थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियां कहाँ मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, कांटेदार झाड़ियां कभी भी अगर आ जाए ना तो ये याद रखना आप लोगों ने, कांटेदार झाड़ियां आप लोगों को कहाँ मिलती है, जहां पर में गर्म एरिया होता है, ठीक है। एक ऐसा एरिया जहां पर में गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है, ठीक है। तो गर्मी जहां पर में ज्यादा पड़ेगी वहां पर में मिलेगा, जहां पानी की कमी होगी, ठीक है, पानी की कमी होगी जहां पर में, ओके। तो पानी की कमी का मतलब होता है शुष्क, सूखा, ड्राई। तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट जहां पर में होगा ना, वहां पर में कांटेदार झाड़ियां आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, रेगिस्तानी इलाके जैसे जो होते हैं उनमें। तो बी इज द जो है यहाँ पर में करेक्ट आंसर। ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र नहीं, हॉट एंड ड्राई जो डेजर्टिक क्लाइमेट होता है वहां पर में कांटेदार झाड़ी आपको मिलती है। बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, 80% लोगों ने सी आंसर लगाया है। बी आंसर जो है फ्रेंड्स आपका लगाया है केवल और केवल, ठीक है, 17% लोगों ने। तो बी आंसर होगा आप लोगों का। एआई की क्लास कहाँ होती है, एआई की क्लास जो है सपना कुमारी जी ऐप के ऊपर में जो है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में होती है एआई की क्लास, ओके। तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर में गर्म और शुष्क जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहां पर में आपको कांटेदार झाड़ियां मिलती है, ये याद रखना है। 25 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, DSSB TGT में भी आया हुआ है क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। रेगुर मिट्टी, ठीक है, कौन से प्रकार की जो मिट्टी है जिसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे आप लोग। सर अगेन इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक, एक्सट्रूसिव, एंट्रीसिव। कुमारी संध्या रानी, आप मतलब इग्नियस रॉक के बारे में आप पूछ रहे हो कि वापस से पढ़ा दे या आप टाइप कर रहे हो, बता दीजिएगा। अगर आपको चाहिए कोई चीज आपको जो है आप चाहते हो वापस से एक्सप्लेन कर दूं तो वो भी आप कमेंट के अंदर में बता सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी, ठीक है यादव जी। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात एआई का क्लास पूछ रहे कि कौन सी चीज के लिए होता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जा रही है उसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्लैक जो मिट्टी है, काली मिट्टी जो है, ये याद रखना आप लोगों ने, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जो दक्कन का पठार है हमारा भारत का नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर में जो है काली मिट्टी बहुत मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी आपको मिलेगी गुजरात के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये और ये गुजरात का ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी, तो ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये जो है आपको याद रखना है, कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है रेगुर सॉइल। ठीक है, कॉटन के लिए, इसी वजह से इसको ब्लैक जो है कॉटन सॉइल भी बोला जाता है कई बार, ब्लैक कॉटन सॉइल। 4444 लाइक्स हो चुके हैं हमारे। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी, ठीक है, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक अनाउंसमेंट जो है फ्रेंड्स है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट वाली आप लोगों के लिए न्यूज देनी है मैंने। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहिएगा शाम में। ओके, आप लोगों का डेट को लेकर कुछ चीजें हैं। 7 बजे स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, और उस सेशन को जाके नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिए, कहीं आपसे ये खबर छूट ना जाए। तो नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, ताकि आप सभी लोग एग्जैक्ट जो है 7 बजे आ जाए और ये जो खबर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम, ठीक है, उसको आप लोग देख सके। ठीक है, अच्छी खबरें भी है, अच्छी खबर भी है उसके अंदर में। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन जो आप लोग अगर पहले से आपको पता होंगी, तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस सेशन को जाके लाइक कर देंगे आप सभी के सभी, और नोटिफाई मी का बटन जरूर दबा देना है, ताकि वो वीडियो आप लोगों को एकदम फास्ट स्पीड में आप लोगों को मिल सके। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोगों को 1 घंटा भी ये लगभग लगभग हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा और लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को हमारे। ठीक है, और आज आपकी जो टेस्ट होंगी ऐप के ऊपर में रात में, तो उसमें भी 25 क्वेश्चन तक के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछेंगे हम। और कल मैं आपके इसके जो 10 क्वेश्चंस है, ठीक है, उसकी रिवीजन भी करूंगा फास्ट फॉरवर्ड। ओके, तो आप सभी के सभी लोग रिवीजन करके जरूर आना कल इस सेशन को। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे 7 बजे वाले सेशन के अंदर में, और कल भी हम लोग जो है इसके ऊपर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप लोग जाकर जो सेशन अभी लगा हुआ है उसको जाकर आप लोग लाइक कर देंगे, नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे, ताकि आप लोगों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच। और टीचिंग परीक्षा के साथ में अगर जुड़ना चाहते हो आप लोग, ठीक है, सबसे फास्ट खबरों के लिए भी और सबसे फास्ट जो है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए भी, तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर अभी कोर्स के साथ में आप लोग जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।